नमस्ते दोस्तों, सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज़ बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये केस लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस केस में कैश को सीज़ किया गया था, तो ये देखना है कि क्या कैश को सर्च के वक्त सीज़ किया जा सकता है या सीज़ नहीं किया जा सकता। केस लॉ का नाम है केएम फूड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डीजीजीआई दिल्ली हाई कोर्ट का केस है और काफ़ी लेटेस्ट जजमेंट है। 13 फरवरी 2024 को ये जजमेंट आई थी। इस केस में 4 पिटिशनर्स हैं। मैंने अभी एक ही नाम लिया, केएम फूड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, बट देयर वर 4 पिटिशनर्स। केएम फूड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, मुकेश कपूर, सरोज कपूर एज वेल एज अपरेंट प्राइवेट लिमिटेड। टोटल 4 पिटिशनर हैं। इनके यहाँ पर सर्च हुई थी 4 अक्टूबर 2021 को। दोनों कंपनियों के यहाँ, केएम फूड इंफ्रास्ट्रक्चर और अपरेंट के यहाँ, जहाँ पर मुकेश कपूर जी एक डायरेक्टर हैं, यहाँ पर सर्च हुई। यहाँ पर से बुक्स, सेल इनवाइसेस, परचेज इनवाइसेस, बैंक स्टेटमेंट, लेजर्स वगैरह, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, ये सब रिज्यूम किए गए। रिज्यूम मीन्स एक ब्रेक दिया गया सो दैट ये दोबारा बाद में अफ्रेश स्टार्ट होंगे और एक बार इनकी प्रोग्रेस को, इनकी मूवमेंट को रोका गया। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिज्यूम, जो कि इस जजमेंट के अंदर बार बार यूज़ हुआ है। तो ये रिज्यूम किए गए सेल इनवाइसेस, परचेज इनवाइसेस एज वेल एज कैश भी रिज्यूम किया गया। इन दोनों कंपनियों के यहाँ पर भी सर्च हुई, मुकेश कपूर के यहाँ भी सर्च हुई और सरोज कपूर के यहाँ भी सर्च हुई। और जो टोटल जो कैश पाया गया वो पाया गया 1,90,66,000 रुपये। 2 महीने के बाद पिटिशनर ने एक ईमेल भेजी डिपार्टमेंट को और कैश का ब्रेकअप बताया कि जो हमारा कैश है केएम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से बिलोंग करता था लगभग 29 लाख, अपरेंट से बिलोंग करता था 85 लाख, मुकेश कपूर से बिलोंग करता था 68 लाख और सरोज कपूर से बिलोंग करता था लगभग 7 लाख। तो ये ब्रेकअप पिटिशनर ने बताया, ये कैश हमारा ये है और ये कैश उनका रिकॉर्डेड कैश है। डीजीजीआई अफसर ने सारे डॉक्यूमेंट्स और मोबाइल फ़ोन्स तो रिटर्न कर दिए, बट कैश को रिटर्न नहीं किया, बल्कि उसकी एफडीआर करा दी। और रिस्पोंडेंट ने एक शॉर्ट रिप्लाई लिखा कि कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं आया है इन चारों पार्टियों की तरफ से कि ये कैश किस तरह से उनके पास आया। और उन्होंने एक चिट्ठी आईटी डिपार्टमेंट को भी लिख दी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी लिख दी कि आप अपना रिक्विजिट एक्शन ले सकते हैं। पिटिशनर का ये कहना था कि ये जो सारा कैश है ये उनकी बुक्स में रिकॉर्डेड है। और सेकंड, ये जो रिज्यूम किया गया है, जो ब्रेक लाया गया, जो कंटिन्यूटी को ब्रेक किया गया इस कैश को, वो विदाउट वेरीफाइंग द फैक्ट्स किया गया। फैक्ट्स को वेरीफाई नहीं किया। और यहाँ पर पिटिशनर ने एक और बड़ी अच्छी बात कही कि जो कैश होता है वो गुड्स नहीं होता। अगर हम सेक्शन 67 सबसेक्शन 2 को देखें तो सिर्फ 4 चीज़ों को ही सीज किया जा सकता है। गुड्स लायबल फॉर कन्फिस्केशन एज वेल एज बुक्स, डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स। So now we have to determine whether cash falls under any one of the following 4 things. Goods liable for confiscation, second is books, documents or things. Of course this is neither books nor things nor documents. तो अब सिर्फ 2 ही चीज़ें बचती हैं, क्या ये गुड्स है? तो इस केस में क्योंकि गुड्स जो कैश है वो उनका स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, तो कैश गुड्स भी नहीं हो सकता। तो अब एक लास्ट चीज़ बचती है कि क्या कैश थिंग्स हो सकता है। तो रिस्पोंडेंट ने एक जजमेंट का हवाला दिया, कनिष्का माटा, जो जजमेंट दी थी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, जिसमें कहा गया था कि जो कैश है वो थिंग्स होता है। और अगर मैं कनिष्का माटा जजमेंट को अगर आपके साथ शेयर करूं तो उसमें ये कहा गया था कि कैश जो है वो थिंग्स इसलिए होता है, थिंग्स उस चीज़ को माना जाता है जिस चीज़ को हम इंजॉय कर सकते हैं। एंड बिकॉज कैश कैन ऑल्सो बी इंजॉयड, सो इट इज़ थिंग्स। इट वॉज सेड इन द केस ऑफ कनिष्का माटा, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। दिस इज व्हाट वाज रेफर्ड टू बाय रिस्पोंडेंट। हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया गुड्स की डेफिनेशन को। गुड्स की डेफिनेशन में क्लियरली एक्सक्लूड है मनी, और क्योंकि कैश जो है वो मनी का पार्ट होता है, तो कैश इज सिंपली आउट ऑफ द परव्यू ऑफ डेफिनेशन ऑफ गुड्स। और जहाँ तक बात आती है थिंग्स की, तो दीपक खंडेलवाल के केस में ये कहा गया था कि जो बुक्स, डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स, जो थिंग्स है वो अपनी डेफिनेशन का जो कलर डिराइव करता है यूजिस्डम जेनरिस के थ्रू, वो डिराइव करता है फ्रॉम प्रीवियस वर्ड्स। बुक्स और
डॉक्यूमेंट से। तो बुक्स और डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं जिनके अंदर कोई डाटा, कोई इंफॉर्मेशन, कोई ऐसी बात है जिसको स्टोर किया जाता है। उसी प्रकार से थिंग्स जैसे कि पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क वगैरह, इसके अंदर भी डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है। जो थिंग्स है वो अपना जो मीनिंग डिराइव करता है वो प्रीवियस वर्ड से डिराइव करता है, बुक से और डॉक्यूमेंट से। तो ना तो इस केस में कैश जो है वो गुड्स की डेफिनेशन में फॉल किया, ना ही वो बुक्स में, ना डॉक्यूमेंट से, ना ही थिंग्स में। क्यों नहीं डिराइव किया? क्योंकि ये जजमेंट का हवाला दिया गया दिल्ली हाई कोर्ट की ही जजमेंट दीपक खंडेलवाल का। तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि इस कैश को रिटर्न किया जाए, जो एफडीआर आपने करवाई है वो रिटर्न किया जाए। और अभी तक इनकम टैक्स ने भी कोई अपना कोई काम शुरू नहीं किया, कोई इनकम टैक्स के द्वारा कोई रिक्विजिशन या कोई एक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। तो इस कैश को रिटर्न किया जाए, इस एफडी को रिटर्न किया जाए अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है हम सब के लिए कि कैश इज़ नीदर गुड्स इफ़ दिस इज़ नॉट स्टॉक इन ट्रेड। यदि ये स्टॉक इन ट्रेड होता तो एक जजमेंट है जिसके द्वारा इस कैश को भी सीज किया जा सकता था। वो जजमेंट थी शबू जॉर्ज वर्सेस स्टेट टैक्स ऑफिसर। बट क्योंकि ये जो कैश है वो स्टॉक इन ट्रेड नहीं है तो गुड्स की डेफिनेशन से बाहर हो गया, बुक्स, डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स की डेफिनेशन से भी बाहर हो गया, तो इट कैन नॉट बी सीज्ड एट ऑल। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये केस लॉ आपके बिजनेस नॉलेज के लिए, आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। धन्यवाद।